आजमगढ़ की एक और बेटी दहेज के नाम पर इस दुनिया से जा चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम उमर है, आप देख रहे हैं जिया न्यूज़। इस समय मैं उस बेटी के घर पे हूँ और उनके पिता से बात करूंगा और ये पूरा मामला जानूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र मिश्रा है। सुरेंद्र साहब, क्या मामला है? बच्ची के साथ क्या हुआ है? मेरी बेटी से बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और मैं कोऑपरेट करते हुए उनको दहेज दे भी रहा था, लेकिन उन लोगों ने मेरा इंतजार नहीं किया और मार दिया। मैंने बोला था कि दिवाली के 2 या 3 दिन बाद मैं आपकी बाकी भी मांगे पूरी कर दूंगा, लेकिन उन लोगों ने दिवाली के एक दिन बाकी भी मांगे मतलब इससे पहले और कुछ किया था? हाँ, इससे पहले हमसे 2 लाख रुपए बीच में लिया गया था, जिसकी मैंने रिपोर्ट थाना प्रभारी और सीओ साहब को दिया और हमसे 4 या 5 थान गहने की मांग थी, जो मेरे पास उस समय बजट नहीं था और हमने सोचा कि मैं दिवाली बाद कहीं न कहीं से व्यवस्था करके पूरा कर दूंगा। कब की घटना है सर? ये घटना तो 19 तारीख को है। 19 तारीख को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हमसे मांग चल रही थी पिछले करीब 2 महीने से और मैं 28 मई को तो उनको 2 लाख रुपया दिया भी था। उसके बाद मैं बोला कि मुझे टाइम लगेगा, मैं लोन वगैरह लेने में, जानते हैं सरकारी काम में टाइम लगता है, और मैंने इनको दिवाली के बाद का टाइम दिया था क्योंकि दिवाली के आसपास की छुट्टियां चल रही थी तो बैंक कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन इन लोगों ने मेरा इंतजार ही नहीं किया और मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। आपने इसकी एफआईआर या कुछ शिकायत की है? हाँ, इसकी एफआईआर हमने थाना देवगांव में किया है और थाना देवगांव में 21 तारीख को एफआईआर किया है। मुझे 22 तारीख को रिपोर्ट दी गई वहां से, कॉपी जो होती है एफआईआर की, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन का इतना ढीला रवैया है कि किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं, यहाँ तक कि मुझे अभी तक पीएम रिपोर्ट भी नहीं मिली है और मैं बार बार दौड़ रहा हूँ, 100 किलोमीटर अप डाउन होता आना जाना, लेकिन उसके बावजूद न तो पीएम रिपोर्ट दे रहे हैं, न कोई कार्रवाई कर रहे हैं। हत्यारे खुलेआम घर पे जश्न मना रहे हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार और प्रशासन ये दोनों मिल के मेरे साथ कुछ गंदा खेल खेल रहे हैं, क्योंकि मैं ही पीड़ित हूँ और मुझसे ही बुला के पूछताछ होती है और हत्यारों को एकदम खुला छोड़ दिया गया, वो घर पे खुलेआम एंजॉय कर रहे हैं। तो आपके साथ न्याय बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आप किस पे आरोप लगाते हैं? सिस्टम पर या प्रशासन पे? किस पे आरोप लगाते हैं? मैं तो इस समय यहाँ के थाना जो प्रभारी हैं राय साहब, कहाँ का मामला है, किस थाने का? ये है लालगंज थाना का मामला, अपना देवगांव थाना है और पलना चौकी है। पलना चौकी में ग्राम पड़ता है खुरसू, खुरसू का मैटर है। ये वहाँ सभी लोगों को मालूम है और मैं थाना प्रभारी से मिला, थाना प्रभारी मुझे आगे पीछे करके टाल देते हैं, बोलते हैं कानून में बहुत समय लगता है, टाइम लगता है। पिछले 9 दिन में इन लोगों ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, यहाँ तक इनकी गाड़ी ही नहीं गई उस घर पे, और मुझे बताते हैं हर दूसरे दिन हम दबिश कर रहे हैं। किस चीज की दबिश कर रहे हो? घर पे उनके पार्टियां हो रही है, पूरा परिवार घर पे पड़ा है, दबिश आप कहाँ से कर रहे हो? फिर हम सीओ साहब से मिले, सीओ साहब बोले कि आप चिंता मत करिए, विवेचना मैं कर रहा हूँ और सीनियर अधिकारी हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन सीओ साहब भी भरोसे के काबिल नहीं निकले। मुझे जहां तक लगता है कि किसी दबाव में है, या फिर हो सकता है कि जो समाज में कहा जाता है उसके दबाव में आ गए हो, मतलब पैसे के दबाव में आ गए। फिर मैं 2 बार जा चुका अब तक एसपी साहब के पास। एक बार मैं गया जन सुनवाई केंद्र के दौरान, वहां भी उनको अपनी तकलीफ बताई और कल की तारीख में बोले तो 26 तारीख में हम उनके आवास पे भी गए। हमने आवास पे बताया, वहां पे एक विवेक कुमार सिंह जी मिले थे, जो मुझे मेरी नज़र में आईपीएस अफसर ही रहे होंगे वो भी। उन्होंने बात की थाना प्रभारी से, थाना प्रभारी ने उनको गोलमोल जवाब दे के ये कह दिया कि मैं तलाश कर रहा हूँ, कोई मिल नहीं रहा है। मैं बार बार आरोप लगा रहा हूँ कि सब घर पे हैं, पुलिस उनके साथ बैठ के चाय पी रही है, पुलिस उनके साथ पूरी तरह मिली हुई है और यह सब कर्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है ध्रुव प्रकाश सिंह, ऐसे कुछ नाम है, वो पूरी तरह लगा हुआ है। तो इसमें पार्टी और पार्टी का नेतृत्व सब मिल के प्रशासन के साथ मतलब मिले हुए हैं और मेरे साथ धोखा हो रहा है। मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ नहीं, उल्टा मुझे ही परेशान किया। आप प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है आपका इस न्याय करने में। हाँ। तो ये भी तो हो सकता है कि शायद ससुराल वाले सही हो कि उनकी आकस्मिक मृत्यु या फिर कुछ ऐसी वजह से उनकी मृत्यु हुई हो जिसकी वजह से पुलिस शायद सही की तरफ जा रही हो। हाँ, मैं ये कह सकता था, लेकिन मैं कैसे कहूँ? मैंने पुलिस को अपना बयान दिया है, उन्हें अपनी रिकॉर्डिंग सुनाई है और पुलिस के पास भी जो लोग थे, जो थाना अपना चौकी इंचार्ज थे पलना के, वो भी जाके मौके पे देखे थे। मुझे ये बताया गया कि मेरी बेटी को पाइल्स हुआ है, पाइल्स की समस्या से मैं लालगंज लेके जा रहा हूँ। कुछ देर बाद बोला गया लालगंज में कोई रमा करके अस्पताल है, वहाँ एडमिट कराया हूँ, वहां से रेफर हो गया, बनारस जा रहा हूँ, जबकि मेरी बेटी को समस्या थी नहीं। और अगर ये समस्या होती तो उसके गले पे निशान, गला दबाने जैसा कैसे आता, उसके हाथों पे निशान कैसे आता? और जो रिपोर्ट वहां से आई है पीएम की, वो हमारे सीओ साहब ने मुझे खुद बताई थी अपने मोबाइल में पढ़कर कि उसके साथ हरासमेंट हुआ है और वो जिंदा हालत में उसे लटका दिया गया है। तो जब इतना सब कुछ हुआ है तो पाइल्स तो कहीं दिख नहीं रहा है,
इसमें प्राइस का कोई जिक्र नहीं। और मौत मुझे 11:30 बजे बताई गई। मौत तो पीएम में बताया जा रहा है कि 9 बजे हो गई थी, ऐसा सीओ साहब बता रहे हैं, क्योंकि पीएम रिपोर्ट अभी तक मुझे मिली नहीं। और मैं पीएम रिपोर्ट के लिए एसपी साहब, सीओ साहब, सबके दरवाजे पे, सबके ऑफिस पे मैं धक्के खा रहा हूँ, कोई मुझे देने को तैयार नहीं है। सब लीपापोती में लगे हुए हैं और इन लोगों की कोशिश है मुझे मैनेज करने की। मैं मैनेज होने वाला नहीं। या तो हत्यारों को फांसी हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, और नहीं तो मुझे ही हत्यारा बना के क्यों नहीं जेल में डाल देते, खत्म करें। न मैं बाहर रहूंगा, न मेरी आवाज निकलेगी। मेरी यही मांग है। और सरकार अगर मेरी मांग सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं कोई और ऐसा कदम उठाऊंगा कि जो कि किसी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि जब बेटी नहीं बची है तो फिर मैं क्या करूंगा रह के। मैं इन सब के नाम पे एसपी जो है अपने, इनके नाम, अनिल सिंह के नाम पे, सीओ साहब भूपेश पांडे जी, और जो थाना प्रभारी हैं विमल कुमार सिंह, मैं इन तीनों के नाम पर एक अच्छी सी अपने हाथों से लिखूंगा आत्महत्या का लेटर, और मैं भेजूंगा पीएम और एचएम के पास। होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री देखेंगे, क्योंकि ये लोग पढ़ाई करके आईपीएस आईएएस बनते हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ बैठ के हत्यारों के साथ चाय पी रहे हैं, हत्यारों की बातें सुन रहे हैं, मुझे सिर्फ परेशान कर रहे हैं। उनको मालूम है कि मुझे 45 किलोमीटर जाके इनसे जवाब मांगना होता है। मैं 45 किलोमीटर जाता हूँ और मुझे 2 सेकंड का जवाब दे देते हैं और मुझे समझाते हैं बार बार मत आया करो, तुम्हारे साथ भी घटना हो सकती है। ये किस चीज का प्रशासन है? पहले मेरी बेटी मारी गई, अब मुझे धमकी दे रहे हो कि मतलब ये आपसे प्रशासन के लोग कहते हैं कि बार बार मत आया करो कि आपके साथ भी घटना हो जाएगी। हाँ, ये चीज मुझे प्रशासन के लोग कर रहे हैं। विमल राय ने बोला, यहाँ के सीओ साहब ने बोला, जो पांडे जी हैं। और जब मैं एसपी साहब के पास गया तो एसपी साहब तो डायरेक्ट मिलना ही नहीं चाहते। पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया, हमसे 2 बार में कभी नहीं मिले। वो विवेक सिंह करके कोई हमको कल मिले थे, और सब यही मुझे सलाह देते कि तुम ज्यादा दौड़ो धूप मत, तुम्हारे लिए तकलीफ दे जाएगा। बेटी को न्याय दिला रहे हो, जितना मिलता है ले लो। अब आप दहेज को लेकर कह रहे हैं, मैं उस पर भी जरा सवाल कर लेता हूँ कि क्या आपने एकदम नॉर्मली शादी कर दिया था जिसकी वजह से आपको बार बार परेशानी की जा रही थी? क्योंकि दहेज हमारे समाज में सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे बुरी बीमारी है। तो क्या आपने बहुत नॉर्मली शादी कर दिया था, बहुत सिंपल तरीके से? हाँ, दहेज बीमारी है, और हमने भी अपने एफआईआर में लिखा है कि हमने उपहार दिया। जबकि हमारी जब रिश्ते की बात हुई थी तब इन लोगों ने हमसे नॉर्मली बात किया था, बाद में इनकी दहेज की मांग बढ़ती गई। एग्जाम्पल के तौर पे हमसे 51,000 की बात हुई थी तिलक देने की, बोले हमको 2,51,000 दो। हमने सोचा चलो दे के फुर्सत लो, परिवार अच्छा है, बेटी सुखी रहेगी, एक ही बेटी है। फिर उसके बाद इन्होंने जब शादी एकदम नजदीक आ गई, तब तक हमारी बाइक देने की कोई बात नहीं थी। इन्होंने 2 तारीख को दोपहर में मुझे फोन किया कि एक काम करो, तुम लालगंज चले आओ रॉयल इनफील्ड वाले के यहाँ, और आ जाओगे तो यहाँ पे हम लोग एक बुलेट लेना चाह रहे हैं, कुछ पैसा आप दे देना। मैं यहाँ से गया, वहां जाने के बाद मुझे बोला गया कि आपको पूरा पैसा देना होगा, नहीं तो आपकी कल इज्जत नीलाम हो जाएगी, हम कल बारात लेके नहीं आएंगे। अब मैं एक ही बेटी का पिता, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको वहां पे 2,40,000 रुपए। ये लड़की के परिवार से किन के शब्द हैं? ये लड़के के परिवार से लड़के के चाचा घनश्याम पांडे के शब्द हैं। और घनश्याम पांडे के 3-4 भतीजे भाई सब वहाँ 7-8 लोग थे। वो रॉयल इनफील्ड वाले के उसमें दिख जाएगा सीसीटीवी में। जब मैं यहाँ से गया तो मुझे बोले आपको पूरा पैसा देना होगा। मैंने अपनी जेब और अपने मोबाइल को तलाशा तो मेरे पास 2,86,000 तो नहीं हो रहे थे। हमने 90,000 के आसपास इनको ऑनलाइन दिया, बाकी पैसे इनको मैंने कैश दिया, और टोटल 2,40,000 दे दिया। और ये कहा कि बाकी के 46,000 हम कल दे देंगे, गाड़ी में ले जाता हूँ। तो बोले नहीं, आप 46,000 लेके आओ, अभी गाड़ी में कुछ काम है, पेपर वर्क चल रहा है, बाद में आके कल आप गाड़ी ले लेना। दूसरे दिन में 46,000 रुपये दे के और इनसे हाईवे के ऊपर गाड़ी लिया। अब हमसे पुलिस कर रही गाड़ी का पेपर कहाँ है, गाड़ी के नंबर क्या है। मुझे उस समय पेपर और नंबर की जरूरत नहीं थी। हमने गाड़ी लिया, अपने घर आए। आपके पास फोटो वगैरह हैं शादी में? शादी का पूरा डॉक्यूमेंट है, वीडियो में आपको दिखेगा कि हमने दहेज में क्या क्या दिया। हमने बुलेट भी दिया, उसमें दिखाई दे रहा है, और बहुत सामान दिया जो शायद हमारे नजर में आसपास के लोगों ने। एक फाइनेंशियल आंकड़े के अगर हिसाब से देखें तो शादी में मोटा मोटा कितना खर्च किया था आपने? हाँ, शादी में मोटा मोटी बोले तो हम शादी का टोटल हिसाब बरच्छा से लगाते हैं। बरच्छा, तिलक, उसके बाद जो बीच में रिंग सेरेमनी, और यहाँ तक आते आते तो मेरे नजर में 20 से 22 लाख के आसपास मेरा गया था। उसके बाद भी आपको दहेज जैसी चीजों का सामना करना पड़ा? उसके बाद मुझे जब सामना करना पड़ा तो मैं इनके 2 लाख रुपया दे दिया। फिर लड़की की माँ तो कभी कोई मेरी बेटी को परेशान करते थे। मेरी बेटी में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि वो भोजपुरी को पूरी तरह नहीं समझ पाती थी, तो वो मुझे बार बार बताती थी कि पापा ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं समझ जाता था और समझ के बेटी को समझा देता था, और मैं साइड से इन लोगों से बात करता था, इनकी इच्छाएं पूरी करता था जो भी ये मांग रहे थे। अब इनकी लास्ट मांग यही थी कि मुझे 2 अंगूठी,
एक चैन और 2 मंगलसूत्र, एक छोटा एक कोई बड़ा आता है, बड़ा और छोटा ऐसा बोले थे। तो मैंने इनको ये बोला था कि मैं कुछ खरीद के नहीं दूँगा, मेरे पास पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, मैं आऊँगा लालगंज में, आप लोग अपनी मर्ज़ी के सुनार से खरीद लेना, मैं पेमेंट कर दूँगा। तो ये लोग दिवाली के पहले माँग रहे थे और हम दिवाली के बाद बोले थे। जबकि हकीकत ये है कि इनके घर में एक शादी पड़ी है 4 तारीख को, जिसका हमने अपने रिपोर्ट में एफआईआर में ज़िक्र किया है। वह लड़की, उसके पिताजी, उसकी माँ, ये लोग मिलके परेशान कर रहे थे, इनकी पूरी इच्छा थी। वो लड़की और उनके पिताजी माँ क्या लगते हैं रिश्ते में? चाचा ससुर, चाची सास और उन्हीं की लड़की, चचेरी नंद। चचेरी नंद। तो ये लोग परेशान करते थे, इनकी एक ही डिमांड थी कि मैं जो शादी में अपने लड़की को दिया हूँ, वह सब कुछ इन्हें दे दिया जाए, अपनी बेटी को देंगे। तो मेरी बेटी ने मना कर दिया, बोला कि मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है, मैं नहीं दूंगा। तो इसलिए इन लोगों की तू-तू मैं चलती रहती थी और मैं भी अपनी बेटी को ये बोलता था कि बेटा दहेज जितना देना होगा मैं दूंगा, तुम्हें जो सामान दिया हूँ वो मत देना। ये मेरी भी सलाह थी। आज मुझे दुख हो रहा है कि अगर मैं मना न किया होता तो मेरी बेटी दे दी होती, शायद जिंदा रहती। लेकिन इनके अंदर लालच पहले से भरा हुआ था और ये बार-बार दहेज पे ही आके अटक रहे थे। यहाँ तक कि जो मैंने बुलेट दिया है, उसमें भी मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे 3 महीने बाद मालूम पड़ा। पैसा मैं दे के चला आया, उस बुलेट को लड़की के चाचा घनश्याम पांडे ने अपने नाम पे करवा लिया और फाइनेंस करवा लिया। जब मैं 2,40,000 नगद दे के आया था और 46,000 मैं अगले दिन दिया, तो फाइनेंस का कोई मतलब नहीं था। मेरा टारगेट था कि मेरे दामाद के नाम पे हो। अब तो दामाद खैर रहा ही नहीं, जब मेरी बेटी ही नहीं तो कहाँ का दामाद। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ वहाँ भी धोखा किया और लाख सवा लाख जो भी जमा किया होगा वो करके और फाइनेंस करवा लिया बुलेट को, और मेरे जो पैसे नगद दिए गए थे उसको इन्होंने अलग जगह यूज कर लिया। तो ताकि इसलिए कि मैं कभी भविष्य में कुछ करना चाहूँ तो मैं बोल ना पाऊँ, और मुझे नहीं मालूम था। मैं सोच रहा था शादी कर दिया हूँ, भविष्य में क्या करना है। आज ज़रूरत पड़ गई, अब मैं प्रूफ ही नहीं कर पा रहा हूँ कि बुलेट कैसे और क्या हुआ है। जबकि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे दरवाजे से बुलेट गई है, मैंने दहेज में दिया है। ये मेरा पूरा प्रूफ है, पक्का प्रूफ है। ये प्रूफ वो भी दिखा सकते हैं, अगर लड़के वालों से भी कहा जाएगा तो उनके भी रिकॉर्डिंग में मेरे दरवाजे अच्छा, पे दी आपकी जाएगी। बेटी के आखिरी वक्त कैसे थे? कैसे पता चला आपको कि उनकी डेथ हो गई है, या किसने बताया आपको? क्या हाँ। उस वक्त का मामला था? मेरी बेटी से डेथ के 2 दिन पहले तक मेरी बात हुई थी, तो मुझे ये बात बोलती थी कि पापा यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग कुछ न कुछ भोजपुरी में बात कर रहे हैं और हो सकता है मुझे मार दें। तो मैंने उन्हें बताया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं, तुम भोजपुरी नहीं समझ पाती हो, क्योंकि समझ तो मुझे आ रहा था कि मैटर क्या है। मैं सोचा मैं साइड से हल कर ही रहा हूँ। क्यों भोजपुरी नहीं समझ रही थी? वो बाहर से पढ़ी लिखी या हाँ, क्या वो कुछ? पैदा होने के 4 साल की उम्र से ही मेरे साथ प्रदेश में ही रही और कहाँ पर? दादरा नगर हवेली सिलवासा में, गुजरात के बॉर्डर पे। तो उसको भोजपुरी कम आती थी, समझती थी, लेकिन जो चीज़ न समझ पाए वो हमसे पूछती थी, तो हम बताते थे, और जो नहीं बताने लायक रहता था हम उसे छुपा जाते थे और हम साइड से सॉल्व करते थे। लेकिन इन लोगों ने मेरा इंतज़ार ही नहीं किया ज़रा-सा भी। नहीं तो मेरी बेटी जिस दिन एक्सपायर होना था, एक्सपायर की गई, उस दिन उसने 5:30 बजे के आस-पास मेरी मिसेज को कॉल किया, लेकिन 2 घंटी बजने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फिर मेरी पत्नी ने वहाँ से कंटिन्यू फ़ोन किया और फ़ोन नहीं लगा, क्योंकि इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसका फ़ोन कहाँ गायब कर दिया अभी तक नहीं मालूम पड़ा। हम लोग नॉर्मल समझे कि घरेलू मैटर है, आज पति आया होगा शहर से, देवर वगैरह आए हैं, तो होगा कुछ, जाने दो बाद में बात कर लेंगे। मेरे पास 10:50 पे मेरी खुद की पत्नी का फ़ोन आता है कि उसकी तबीयत ख़राब है दिशा की, और तुम कुछ करो। तो मैं बोला फ़ोन कौन किया? तो बोली कि उनके देवर सनी ने किया है। तो मैं तुरंत जो है अपनी बिटिया के जो चचिया ससुर हैं उनको फ़ोन किया, घनश्याम पांडे को। हम कहा क्या हुआ है? तब उन्होंने बताया कि उसको पाइल्स की कुछ समस्या है और हम लेके लालगंज में रमा अस्पताल में आए हैं। तो मैं बोला पाइल्स में तो भागना नहीं चाहिए, पाइल्स तो नॉर्मल बात है, सबको होती रहती है और इसका इलाज लंबा चलता है, तो इसमें भागने की कोई जैसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया, कुछ देर बाद बोले कि रमा से रेफ़र कर दिया, बनारस जा रहा हूँ। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला आप लेके जाओ, मैं बनारस आ रहा हूँ। लेकिन 5 मिनट बाद ही मुझे क्या बोलते हैं कि वो एक्सपायर कर गई। तो कुछ देर तक तो मैं शांत रह गया, सुन के शॉक लगा। लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें बोला हमके लाश को हाथ मत लगाना, अब मैं प्रशासन इन्वॉल्व कर रहा हूँ। बोले अरे किसी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आओ चुपचाप फूँक देते हैं, हैं? जो होगा हम दोनों समझ लेंगे। मैं तब उनको गाली भी दिया उस समय और बोला कि गलती से हाथ मत लगाना, मैं प्रशासन को इन्वॉल्व कर। उसी समय मैंने 112 पे फ़ोन किया, 112 वालों को अपनी सारी समस्या बताई। उन्होंने हमसे पता पूछा, हमने उन्हें अपना पता और साथ में हत्या जहाँ हुई वहाँ का पूरा विवरण दिया और बोला कि किसी भी तरह मेरी लड़की को कोई जलाने ना पाए। फिर प्रशासन इन्वॉल्व हुआ और जब मुझे मालूम पड़ा कि प्रशासन तो वहाँ पहले से पहुँचा हुआ था, हत्या तो 9 बजे हो चुकी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सीओ साहब हमको यही बताए।
लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन न तो मुझे रिपोर्ट दे रहा है, न ही कोऑपरेट कर रहा है, न ही अब तक किसी को भी गिरफ्तार किया, जबकि सब के सब घर पर हैं। प्रशासन बार-बार ये कह रहा है कि हम दबिश दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सीधा-सीधा बताना चाहता हूँ सरकार को और प्रशासन को कि कोई कहीं दबिश नहीं दे रहा है, सब मिलकर खाली ये खेल खेल रहे हैं। इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने का ये लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो 9 दिनों में अब तक तो कोई न कोई गिरफ्तार होना ही चाहिए था। और अगर प्रशासन इतना ईमानदार है तो मैं एसपी साहब को आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ चलो, मैं 11 के गिरोह को 2 मिनट नहीं लगेगा, पकड़वा दूंगा कहाँ है। इसका मतलब प्रशासन निकम्मा है या प्रशासन बिक चुका है। एसपी साहब भी नहीं मेरी सुन रहे हैं, सीओ साहब नहीं सुन रहे हैं, थाना प्रभारी इन लोगों को कितना पैसा दे दिया कि इनका मुंह बंद हो गया है, मेरे नहीं समझ में आ रहा है। जबकि इनको इस बेटी के साथ खड़ा रहना चाहिए था, और कोई भी बेटी हो, किसी की हो, मेरी ही नहीं किसी की हो, इन्हें बेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की आवाज है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये सब कागजों में ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबकी सहमति के बगैर ही नीचे के अधिकारी सब कुछ करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ लेता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेश मिश्रा है। ब्रजेश मिश्रा। सर क्या लगते हैं आप बच्चे के? बच्ची का चाचा हूँ मैं। चाचा हैं आप। तो आत्महत्या को झूठा कह रहे हैं उनके पिताजी, ये कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है। आप मौके पे थे जब उसकी हत्या कर दी गई और झूठा मूठा वहाँ से फोन आया, उसके बाद हम मौके पे पहुंचे हैं, जो कि कुछ हमारे पास फोटोग्राफ्स है जो कि हम आपको शेयर भी कर देंगे, उसमें भी दिख रहा है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वहाँ के सीओ साहब के पास आई है, उन्होंने अपने आप बताया भी है कि उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद भी प्रशासन मिलजुल करके भाजपा के अध्यक्ष के साथ मिलजुल करके कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बताओ, अगर ऐसे ही देश में हत्या होती रहेगी, न्याय नहीं मिलेगा, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? आपने हत्या का आरोप आप भी लगा रहे हैं जी। कुछ ऐसा निशान या कुछ ऐसी उसके गले घटना पे- आपने देखा या हाँ, सुना? मैं वहाँ पे गया तो उसको लेटा रखे थे और उसके गले पे पूरा निशान लाल रंग का पड़ा हुआ था। तो हमें सब प्रशासन से यही है कि प्रशासन किसी तरह हमारा सहयोग करे और हमारी भतीजी को न्याय दिलाया जाए। तो क्या आरोप है आपको कि किस प्रकार उनकी हत्या की गई है? अगर गले पे निशान आप गले देखते पे हैं निशान है, उसकी हत्या कर दी गई, उसका गला दबा के हत्या किए हैं ये लोग। लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई करे, कोई गिरफ्तारी करे, तब तो हम समझे कि यहाँ प्रशासन कोई काम कर रहा है। प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे हम लोग रोज घर पे बैठे हुए, रोज इंतजार कर रहे हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें तो यही है कि हमें न्याय दिलाया जाए किसी भी तरह। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको दिया जाए, वो भी नहीं मिल रहा है हमारे पास। और उस दिन हम लोग पोस्टमार्टम कराने खुद रात में, पुलिस वाले हमारे साथ में थे, पुलिस वाले साथ में गए थे हॉस्पिटल तक, फिर पुलिस वाले शाम को थे हमारे साथ में, पोस्टमार्टम हुआ उनका, सब कुछ हुआ। उसके बाद लाश जला के हम लोग आए हैं राजघाट पे। उसके बाद फिर 2 दिन बाद FIR दर्ज होती है। आज 9 दिन हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी यही है कि हमें न्याय दिया जाए। किस प्रकार का न्याय? न्याय जैसे हत्यारों ने हत्या की है, उनको गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। उसके बाद क्या, तब जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनको फांसी पे लटकाया जाए। कम FIR हुई है? FIR 22 तारीख की हुई है। उसके बाद भी किसी की गिरफ्तारी कोई नहीं? गिरफ्तारी नहीं है। कम से कम उनको गिरफ्तार किया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए, जैसा आप खुद फैसला लेंगे। उन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया है कि उनको तो खुद वैसे ही कोई भी आदमी देखते ही कहेगा इनको फांसी लटका दो। उनको तो फांसी की सजा भी कम है। आप चाची हैं उनकी? हाँ, क्या नाम है आप? रुक्मिणी मिश्रा। थोड़ा सा आगे आ जाए, लाइट का थोड़ा सा इशू। बच्ची का बार बार उनके ससुराल वाले आरोप लगा रहे हैं, या जो भी उनकी तरफ से जो जवाब है कि उनको पाइल्स की समस्या थी, बवासीर की, ऐसा कुछ आप लोगों को बताया? बच्चे ने कभी शेयर किया? कभी नहीं बताया, कोई बीमारी नहीं थी। बीमारी कोई नहीं थी। कैसी थी सेहत में, कैसी थी? अच्छी थी, तंदुरुस्त थी। मतलब ऐसी कोई बीमारी उमारी घटना? नहीं नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। कैसे ससुराल वाले फिर कह तो रहे हैं कि उनकी ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं, बच्ची को मार डाले, ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं। आप गए थे वहां पे? नहीं, मैं नहीं गई थी, मेरे पति गए थे, मेरे भाई साहब गए थे। रात को फोन आया कि लड़की बीमार है। क्या उम्र होगी लगभग बच्ची की? 22 साल की। बस 22-23? हाँ, 22-23 साल की। 22 साल की बच्ची को ये कह दे रहे हैं कि बवासीर या पाइल्स होने की समस्या से उनके डेथ हो गई है। हाँ, झूठ बोल रहे हैं ससुराल वाले। शादी कब हुई थी, कितने महीने पहले? और कम से कम 10-11 महीने हुए थे। ठीक, बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये बातचीत रही कि 22 साल की बच्ची को ये कह दे रहे हैं कि पाइल्स की समस्या से उनकी जान चली गई। चूँकि हम और आप इतने बुद्धिमान तो हो ही गए हैं कि हम इतना समझ जाएं कि पाइल्स की समस्या से किसकी जान गई है आज तक,
हम पाइल्स एक पॉपुलर बीमारियों में से हो गई है, जो ऐसी हो गई है कि हर 10 बैठे लोगों में 2 को तो हो ही होगी। और अगर उनका हम ये रिव्यू लें, उनके हम आंकड़े लें, तो उनको वो ये कह सकते हैं कि बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमारी जान चली जाएगी पाइल्स की वजह से। कैसे है ये पूरा ये केस कैसा है, आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। प्रशासन का रोल क्या है इसमें, ये भी समझ में आ गया होगा। सरकार अपने वादे तो पूरे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन 2022-2023 का जो एनसीआरबी का डेटा है, लगभग 6000 से ज़्यादा मौत या उनका मर्डर सिर्फ और सिर्फ ये पूरा केस दहेज के नाम पर चला जाता है। लगभग 6000 से ज़्यादा अनजाने पति के लिए बाप का घर छोड़ अनजाने घर में जाती हैं महिलाएं या बच्चियां। एक ही ज़िंदगी में कई बार मरती हैं बच्चियां। मेरा नाम उमर है, आप देख रहे हैं ज़िया न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।